अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जैनुल आबदीन एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर गैसेस एक्सचेंज का सेकंड टॉपिक जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है एयर पासेज वेज पे, और ये हम कह लें कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। और आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि हम ब्रीथ क्यों लेते हैं, हम कैसे गैसेस एक्सचेंज हमारे अंदर होती है, कैसे ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर आती है, और जो हमारे फूड जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। जो फर्स्ट नंबर पर जो है वो डिवाइडेड भी है। रेस्पिरेटरी पहले जो आता है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, और उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, और उसके बाद जो अदर आ जाते हैं कुछ, जैसे कि डायफ्राम हो गया और इंटरकोस्टल मसल्स आ गए। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। पहला जो है वो नोज है, दूसरा है फेरिंक्स और तीसरा है लैरिंक्स। और जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आ जाता है ट्रैकिया आ जाता है, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, और ब्रोंकाई आ जाता है, जिसकी जो हम सिंगुलर बोलें तो ब्रोंकस होता है, और जो प्लूरल इसका जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और उसके बाद जो आते आते हैं वो ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया के बाद, और वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है एल्वुलाई, ब्रोंक्यूल्स में जो है एल्वुलाई, और यहाँ पर ही गैसेस एक्सचेंज होती है। और अगर हम बात करें कि ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, तो ब्रीथिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें जो है इट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन। इनहेलेशन को जो है वो ये दोनों कंटिन्यूस, ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये होती रहती है, क्योंकि अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते सांस के बगैर। जो ब्रीथिंग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, जो इनहेलेशन है उसको हम क्या बोलें कि सांस का अंदर लेना, और जो एक्सपायरेशन है वो होते हैं सांस को बाहर निकालना। और जो है ये फिजिकल प्रोसेस है, इसको हम फिजिकल प्रोसेस है। और जो ब्रीथिंग है ये सिर्फ क्या है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये सिर्फ एक पार्ट है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। और ये एक्टिव प्रोसेस भी है और पैसिव प्रोसेस भी है। एक्टिव प्रोसेस क्या है और पैसिव प्रोसेस क्या है? एक्टिव प्रोसेस वो जिसमें हमारी एनर्जी जो है वो यूज हो रही हो, और पैसिव प्रोसेस वो जिसमें हमारी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही हो। तो ये ब्रीथिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस कैसे है और पैसिव प्रोसेस कैसे है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इनहेलेशन जो है सांस का अंदर लेना। सांस के अंदर लेने में हम अपनी एनर्जी को जो है वो यूज कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी है वो यूज अप हो रही है, तो इसको बोलते हैं कि इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। और जो एक्सपायरेशन है उसमें हमारी कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही, तो हम इसको बोलेंगे कि ये है पैसिव प्रोसेस। जो एक्टिव प्रोसेस है वो कौन सा है? इंस्पायरेशन, जिसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं। और जो पैसिव प्रोसेस है, पैसिव कौन सा वाला प्रोसेस है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। और अगर हम बात करें कि रेस्पायरेशन क्या है, तो ये द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन इनसाइड द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पायरेशन। के रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें जो है फूड की जो क्या होती है, फूड जो है ब्रोक होता है या फिर ब्रेक होता है, फूड सेल्स के अंदर ब्रेक होता है टू रिलीज द एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए हमारे जो सेल्स के अंदर फूड जो है वो ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा जो फूड है वो अंदर ब्रेक हो जाता है,
और उसके बाद क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है इसके। और जो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी इसमें जो है बायोकेमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और न्यू एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं और न्यू जो बायोकेमिकल्स हैं वो भी बनते हैं, केमिकल्स हम बोल रहे हैं कि न्यू वो भी बनते हैं। और इसमें क्या होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें हमारी क्या होती है, एनर्जी बनती है। और ये एक्टिव प्रोसेस है, जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि एक्टिव प्रोसेस वो होता है कि जिसमें एनर्जी जो है वो हमारी यूज्ड अप हो। और रेस्पिरेशन में जो फूड ब्रोकन हो रहा है वो ऐसे ही तो नहीं रिलीज, हमें जो एनर्जी मिल रही है वो ऐसे ही तो नहीं मिल रही ना, वो भी हमारी एनर्जी, पहले हम एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, बाद में हमको ही वही एनर्जी दोगुना। आपने अपने कभी इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपने देखा होगा कि कभी आपको प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही होता है। तो यही देख लें कि हमने एनर्जी लगाई, एनर्जी लगा के हमने दूसरी एनर्जी कमाई, बस यही है सिंपल फंडा। और ये एक्टिव प्रोसेस यानी इसमें जो है एनर्जी यूज्ड अप हमारी हो रही है, रेस्पिरेशन में हमारी एनर्जी यूज्ड अप होती है। तो इसके बाद जो हमारा हम आते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं कि उसका जो पहला टॉपिक है वो है नोज। नोज जो है, चलिए हम नोज को पढ़ते हैं अब। तो चलिए हम अभी पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी जो फंक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो फंक्शंस है वो क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उसमें से पहला फंक्शन क्या आ जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन सप्लायर है। क्या है, ऑक्सीजन सप्लायर, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होती है। ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स पर लंग्स में एटमॉस्फेयर से जो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से ही पहुंचती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से ही पहुंचती है। और उसके बाद जो दूसरा काम फंक्शन क्या है इसका जो है वो एलिमिनेशन है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल है। एलिमिनेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल है उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें यह भी एक फंक्शन है। और गैसेस एक्सचेंज, जो एल्विलाई में गैसेस एक्सचेंज होती है वो एल्विलाई भी किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। आप यही सब समझ लें। इसमें जो होती है गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज भी होती है। और जो ये पासेज वे एयर के लिए वो कैसे, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और हम बोले कि सारे भी जो भी ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट एल्विलाई एंड देयर डक्ट्स ऑल और द एयर पासेज वेज, वो क्या है कंडक्टिंग पार्ट भी हम उनको बोल रहे हैं कि एल्विलाई और उनकी डक्ट को छोड़कर जो बाकी सब हैं वो कंडक्टिंग पार्ट है। जो एक्सचेंज होती है गैसेस की वो होती है एल्विलाई में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। और उसके अलावा जो भी सारे हैं वो कंडक्टिंग पार्ट है, यानी कि एयर पासेज वेज हैं। वो एयर पासेज वेज वो भी किसके पार्ट हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, पासेज वेज। और उसके बाद जो आता है वो ह्यूमिडिफायर है। हम जो एयर हम लेते हैं वो ड्राई भी हो सकती है। और जो एक रूल है, आप यूँ समझ लें कि एक रूल है, सिंपल सा आपके फंडा समझ लें कि एयर जो है, आपने बॉयल्स लॉ भी पढ़ा होगा कि क्लास 9th में आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, अगर एयर का जो प्रेशर है वो लो हाई से लो की तरफ बढ़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेशर एयर का ज़्यादा हो तो वॉल्यूम कम होता है। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाता है। हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर 1/वॉल्यूम। ज़्यादा प्रेशर होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा। एयर जो मूव करती है वो इसी जो हम लॉ पर बोल रहे हैं कि इसी लॉ पर करती है, क्योंकि जो प्रेशर है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है अंदर के मुकाबले, तो एयर कहाँ मूव करती है, बाहर से अंदर, क्योंकि एयर जो हमेशा मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर मूव करती है। ये आपने समझ लिया होगा। और जो इसके बाद जो है ह्यूमिडिफायर, और ये हवा को जो हम बोलें कि हवा को वार्म भी करती है, वार्म्स द एयर। बाहर की हवा चाहे कितनी भी ठंडी हो चाहे गर्म हो, हमारी जो बॉडी है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही चाहिए, जैसे कि 37
हमारी बॉडी का जो नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर हम बोल रहे हैं कि यही है, ये वार्म्स द एयर, वार्म्स एयर को वार्म करती है, और जो हम बोल रहे हैं कि ह्यूमिडिफाई करती है, और भी बहुत सारे फंक्शन है, मॉइस्चर करती है। और अब हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उन पर चलते हैं कि एक एक ऑर्गन को हम पढ़ते हैं। तो पहले हम जाते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जाते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें तीन ऑर्गन्स है, नोज है, लेरिंग्स है एंड फेरिंग्स, ये तीन ऑर्गन्स हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं नोज। हम पहले पढ़ते हैं नोज। तो नोज क्या है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये हम बोलें कि एक ऐसा एक लौता जो है ऑर्गन है जो विजिबल है, ओनली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम बोलें कि ये इकलौता ही ऐसा है ऑर्गन है जो हमारे, ये नोज जो है हमें जाहिर भी है, ये विजिबल पार्ट है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और दूसरी बात क्या है, ये एयर पासेज वे किसके लिए? हवा के लिए। ये इसमें एक म्यूकोसा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। म्यूकोसा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है? वो एक ग्लैंड को सीक्रेट करती है, या फिर हम बोलें कि वो सीक्रेट करती है किसको? म्यूकस को। म्यूकस जो लेयर है उसको जो है वो सीक्रेट करती है, और वो क्या हो जाती है? म्यूकस जो है वो, अभी म्यूकस का फंक्शन क्या है हम देखते हैं कि म्यूकस जो है, म्यूकस जो है अभी म्यूकस म्यूकस का फंक्शन देखते हैं कि म्यूकस क्या है। ये जो वार्म्स दी एयर, ये हवा को जो है मॉइस्ट एक तो वार्म करती है, और क्या करती है? मॉइस्चर, जो अंदर हवा आ रही है हमारे, वो ये जो म्यूकस है वो इसको वार्म भी करती है, इसको मॉइस्चर भी करती है, और क्या करती है? और जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं जो हवा में, जो गंदी हवा है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इसको भी ये ट्रैप करती है, ट्रैप फॉरेन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हैं और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको ये ट्रैप करती है अपने अंदर। इसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रैप करते हैं फॉरेन बैक्टीरियाज को, और ये ट्रैप जो फॉरेन बैक्टीरिया जो ट्रैप हो गए हैं, जो इसने पकड़ लिए हैं, अभी उनको ये कैसे रिमूव करती है? सिलिया की मदद से, सॉरी लाइसोसोम जो है वो इनको डाइजेस्ट कर लेता है, लाइसोसोम इनको डाइजेस्ट कर लेता है। और सीलिया जो है, अगर कोई बच गया तो सीलिया इसको ऊपर करके, सीलिया इसमें हेयर्स भी मौजूद होते हैं जो ट्रैप करते हैं, ये भी ट्रैप करते हैं, सीलिया जो हेयर्स हैं वो भी ट्रैप करते हैं, और ये जो आगे लाइसोसोम जो है वो इनको क्या बोलते हैं कि डाइजेस्ट कर लेता है। और उसके बाद जो इसकी जो इंटीरियर साइड पे क्या है, इंटीरियर साइड पे इसके क्या है? नेसल कैविटी, जो इसका इंटीरियर पार्ट है उसमें, उस पर नेसल कैविटी मौजूद है। उस पर नेसल कैविटी मौजूद होती है। और इसके बाद जो अगर हम चलें कि आगे इसका जो सेकंड है, ये फेरेंक्स, हवा जो एयर है वो पहले कहाँ जाती है? नोज नोज में हमारी जाती है, जहाँ पर पेयर्ड नोस्ट्रिल्स होती हैं,
क्या होती हैं पेयर्ड नोस्ट्रिल्स। जो हमारा नोज है ये जो है ये दोनों पेयर्ड नोस्ट्रिल्स हैं, ये दो दो हैं, ये पेयर्ड नोस्ट्रिल्स हैं। हवा पहले यहाँ पर जाती है, उसके बाद जो हम बोले कि म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करती है, और म्यूकस जो है वो हवा को क्या करता है, एयर को वार्म करता है, मॉइस्चर करता है, और जो फॉरेन बैक्टीरियाज हैं उनको जो है वो ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद उनका जो खात्मा है, उनका जो सफाया है वो कौन करता है, वो लाइसोसोम करता है, जो इनको केमिकली डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरियाज को। और उसके बाद जो है वो नोज के बाद जो है वो उसकी जो इंटीरियर साइड है, नोज की जो इंटीरियर साइड है उस पर क्या मौजूद होते हैं, नेसल कैविटी उस पर मौजूद होती है। और जो हमारे स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो नोज में, वो कौन से वाले होते हैं, उनका मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वो ऑल रिसेप्टर्स होते हैं, ओ आल ओ सॉरी ओ एल ऑल रिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं, ये हमारे जो स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं वो ये वाले होते हैं, ऑल रिसेप्टर्स। और इसके बाद जो हम आगे चलें तो ये उसके बाद है फेरेंक्स, एयर उसके बाद जाती है फेरेंक्स में। अभी हम फेरेंक्स का देखे थे, फेरेंक्स क्या है, ये एक कॉमन पासवेज है, इसका जो फंक्शन है हम बोलें कि ये कॉमन पासवेज है दोनों के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, कॉमन पासवेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। फूड एंड एयर। और इसकी जो साइज है, इसका जो ये एक मस्कुलर पासेज वे, ये एक मस्कुलर पासेज वे, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि एक कॉमन पासेज वे बोथ फॉर बोथ फूड एंड एयर, दोनों के लिए, हमारा जो खादा है फूड है उसके लिए, और जो एयर है उसके लिए भी ये कॉमन पासेज वे है। और ये कौन सा है, मस्कुलर पासेज वे है, मस्कुलर पासेज वे। और हम आगे इसको अगर देखें तो इसकी जो साइज है वो कितनी है, ये तो हो गया इसका फंक्शन, कॉमन पासवेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। और आगे अगर हम इसकी साइज को देखें तो इसकी साइज कितनी है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है इसकी साइज, यानी कि 13 सेंटीमीटर कितने हुए, ये हुए 5 इंचेस। जो हम फेरेंक्स है उसका मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ कि फेरेंक्स जो है वो मस्कुलर पासेज वे है दोनों के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज है 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जो 5 इंचेस जो है वो उसकी साइज है। और अगर हम इसके बाद देखें तो उसके बाद आता है लेरेंक्स। अभी ये गाइस हमारा लास्ट ऑर्गन है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन सा है, लेरेंक्स। लेरेंक्स जो है वो क्या है, वो हमारा वोकल कॉर्ड है, इसको हम लेरेंक्स को बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। और हम इसको वोकल कॉर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसकी मदद से ही हम बोल पाते हैं, हम इसकी मदद से ही बोलते हैं। वो कैसे, वोकल कॉर्ड जो है, लेरेंक्स जो है वो, लेरेंक्स जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये फेरेंक्स के नीचे लेरेंक्स है, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो 8 रिजिड हाइलाइन कार्टिलेजेस है। क्या है, 8 रिजिड, इसमें भी कार्टिलेजेस होती हैं, वो कौन सी होती हैं, हाइलाइन कार्टिलेजेस। जिसका जो कार्टिलेजेस मसल्स होती हैं वो हमारे हार्ट में भी होती हैं, कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस। और जो इसका हम जो हमारा जो हम क्या बोलें कि
ये वोकल कॉर्ड है। इसको वोकल कॉर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जो बोल पाते हैं वो इसकी मदद से ही स्पीच कर पाते हैं, बोल पाते हैं। अगर हम देखेंगे कैसे बोलते हैं कि ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो क्या करता है, वो बनाता है वोकल कॉर्ड को, और क्या बोले कि हम ट्रू वोकल कॉर्ड को बनाता है। और ट्रू वोकल कॉर्ड जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ट्रू वोकल कॉर्ड, हम जब सांस को बाहर लेते हैं तो ट्रू वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। और साउंड का भी आपने देखा होगा कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशंस हमारे जो अंदर होती हैं वो कैसे होती हैं, हम अगर हवा को एक्सहेल करते हैं तो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स है, और हम क्या बोले कि ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं, और इसी वाइब्रेशन की वजह से जो हमारा साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है। हम बोल इसी ट्रू वोकल कॉर्ड्स की मदद से बोल सकते हैं। और जो इसके आगे लेरिंग्स के जो ब्लो है तकरीबन 14 to 15 सेंटीमीटर, हम क्या बोलें कि नीचे जो इसके आवाज़ आती है। और ट्रेकिया है, इसके नीचे क्या है, लेरिंग्स का। अभी हम पढ़ने वाले हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें पहला जो ऑर्गन है वो कौन सा है, ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम प्यार से विंड पाइप भी बोलते हैं। इसको हम प्यार से विंड पाइप भी बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ट्रेकिया की जो लेंथ है, ट्रेकिया की जो इसको हम प्यार से विंड पाइप भी बोलते हैं। और जो एयर है वो लेरिंग से 12 to 15 सेंटीमीटर जो है वो नीचे आ जाती है ट्रेकिया में। और ट्रेकिया में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स भी होती हैं। ट्रेकिया का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और उसमें जो कार्टिलेजिनस रिंग्स भी मौजूद होंगी। ये सिर्फ एक साइड ही मौजूद होती हैं, दूसरी साइड ये मौजूद नहीं होती। ये ट्रेकिया को जो है वो बचाती हैं किससे, कोलेप्स होने से। जो हमारी हड्डियां, या फिर हम बोलें कि ट्रेकिया ट्रेकिया को जो है वो कोलेप्स होने से बचाती हैं, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये भी कार्टिलेजिनस रिंग्स भी लेरिंग्स की तरह जो है वो हाईलाइन कार्टिलेजिनस रिंग्स की होती हैं, हाईलाइन कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कौन सी होती हैं, हाईलाइन कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ट्रेकिया को ये किस चीज़ से बचाती हैं, कोलेप्स होने से। ट्रेकिया जो है वो कहीं पर जो हमारी बैक साइड की हड्डियां हैं वहां पर ना लग जाए, या फिर यहाँ सामने ही ना लग जाए, कोलेप्स ना हो जाए फूड पाइप से। तो इसलिए ये हमें बचाती हैं। इसको जो हाईलाइन कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो इसको कोलेप्स होने से बचाती हैं, प्रिवेंट प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग, कोलेप्स होने से बचाती हैं। और इसके बाद हम अगर देखें तो ट्रेकिया जो है वो उसका जो फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है ट्रेकिया का, ये फूड ट्रेकिया विंड पाइप है, यानी कि जो एयर को है वो अपने अंदर से पास होने देती है। और जो एयर में से जो क्या बोलते हैं हम, अगर कोई बच गया हो, और कोई उसमें अगर डस्ट वगैरह हो या कुछ और भी चीज़ हो, जो वो उसको, उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया में जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया आपने पढ़ा होगा कि हेयर्स होते हैं, और जब हम जो एक्सहेल होती है हवा, जब एक्सहेल होती है तो ये सीलिया जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को वो बाहर कर देते हैं, आउट बॉडी के, जो आउट बॉडी से वो आउट भेज देते हैं। और ट्रेकिया जो है वो, ट्रेकिया के आगे अगर हम पढ़ें तो ट्रेकिया के आगे क्या है, ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो है वो डिवाइड कहाँ पर होता है, सॉरी, ट्रेकिया जो है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कहाँ पर होता है, फिफ्थ वर्टिब्रा पर। ट्रेकिया जो है फिफ्थ वर्टिब्रा, फिफ्थ वर्टिब्रा। जो हमारी ये
रीढ़ की हड्डी है, या फिर हम बोलेंगे फिफ्थ जो वर्टिब्रा है वो यहीं कहीं पर है, वहाँ यहाँ पर ये डिवाइड होती है। ये डिवाइड किस में होती है? ब्रोंक्यूल्स में होती है। ब्रोंक्यूल्स सॉरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड होती है, जिसका जो हम सिंगुलर फॉर्म अगर देखें तो ब्रोंकस होता है, और जो इसका प्लूरल फॉर्म हम देखें वो होता है ब्रोंकाई। और अगर ये ब्रोंकाई में अब ये ब्रोंकाई में अगर डिवाइड हो गया है तो ब्रोंकाई को हम पढ़ते हैं कि ब्रोंकाई का काम क्या है और ब्रोंकाई क्या है। ब्रोंकाई को हम यही समझ लेते हैं कि ये भी एक ट्रेकिया की तरह एक एयर पासेज वे है। ब्रोंकाई और ब्रोंकाई जो है, जिसका सिंगुलर फॉर्म जो है वो क्या होता है? सिंगुलर हम इधर लिख देते हैं, सिंगुलर क्या होता है? ब्रोंकस। इसका जो सिंगुलर होता है वो ब्रोंकस होता है, और इसका जो प्लूरल है वो है ब्रोंकाई। और इसका भी यही सेम काम है, जो है एयर को पास कर देना लंग्स की तरफ, टू दी लंग्स। और आपने ये देखा होगा कि ब्रोंकाई जो है वो पासेज वे, मगर ब्रोंकाई में भी ट्रेकिया की तरह कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। सॉरी, मैंने आपको पहले बताया नहीं कि ट्रेकिया में जो होती हैं वो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, यानी कि ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये जो है वो ट्रेकिया को बचाती हैं। और ये जो ब्रोंका है ये फर्दर डिवाइड होता है लंग्स में जाके, ये फर्दर डिवाइड होता है कहाँ पर? ये डिवाइड होता है लंग्स में जाके, ये लंग्स में जाता है, फिर ये फर्दर डिवाइड किस में होता है? ब्रोंक्यूल्स में। ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। अब ये ब्रोंक्यूल्स ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद जो है गैसेस एक्सचेंज उसके बाद होती है, वो कहाँ पर होती है? एल्विलाय, एल्विलर डक्ट्स में होती है, एल्विलर डक्ट्स में। ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्विलाय में होते हैं, और जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो कहाँ पर होती है? एल्विलाय और उसके जो है डक्ट्स में। अभी एल्विलाय का हम पढ़े तो एल्विलाय क्या है? ये ब्रोंकाई 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 सॉरी ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये जो है ये एयर के लिए पासवेज वे हैं। ये इसमें से एयर पास होती है, कहाँ पर जाती है? लंग्स में। अभी अगर हम लंग्स में देखें तो लंग्स को हम इंशाल्लाह देखते हैं। और अगर हम बात करेंगे जो ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो कहाँ पर इसमें डिवाइड होते हैं? एल्विलाय में। ये एल्विलाय में डिवाइड होते हैं। जो इसका जो ये ग्रुप होता है एल्विलर डक्ट्स, उसमें जो होता है एल्विलाय। अभी एल्विलाय क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसका। इसका सेक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कैसा है? सेक लाइक स्ट्रक्चर होने का जो फायदा बहुत है वो है, जो फायदा है वो क्या है? वो है कि इसमें जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, अगर हमको एयर एक्सचेंज करनी है, सॉरी गैसेस एक्सचेंज करनी है, तो इसमें जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा इसमें। तो हम बोल रहे हैं कि एल्विलाय में जहाँ पर होती है गैसेस एक्सचेंज, वहाँ पर सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? बड़ा। और अभी एल्विलाय में कैसे होती है गैसेस एक्सचेंज? कैसे होती है? ये एल्विलाय और ये जो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर डक्ट्स भी हैं, एल्विलर डक्ट्स भी हैं। और ये जो इसमें जो है वो एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी होती है, और ये इधर से क्या हम बोलें कि ब्लड कैपिलरीज होती है। अभी ब्लड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ना वो इसको एक्सचेंज कर देता है। एल्विलाय में क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज एल्विलाय में होती है। और वो कैसे होती है? जो ब्लड है ना,
ये ब्लड कैपिलरीज हम इनको बोल देते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज ये जो हैं, इनमें क्या होता है, CO2 होती है, इनमें क्या होती है, CO2। और जो एलुला है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, O2 इसमें प्रेजेंट होती है। और O2 के बाद जो हम पढ़ें कि O2 जो है, ऑक्सीजन जो है वो जाती है ब्लड कैपिलरीज में जाती है, यानी कि ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, शामिल हो जाती है। उसकी अब एक और अलग कहानी है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर चली जाती है, ये जाती है CO2 जो जाती है वो वापसी पर जाती है एल्विलाई में। ये प्रोसेस क्या है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि एल्विलाई जो है उसमें गैसेस एक्सचेंज होती है। और उसमें कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है, पहले जो ऑक्सीजन जो है वो आई एल्विलाई तक आई। और एल्विलाई में जो है वो एल्विलाई की जो साइड्स में जो मेम्ब्रेन है वो एक थिन लेयर्ड मेम्ब्रेन है, जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है ना वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, थिन लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, थिन लेयर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वॉल्स ऑफ द एल्विलाई, एल्विलाई की वॉल्स पर, वॉल्स ऑफ द एल्विलाई। एल्विलाई की वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, थिन लेयर्ड, ये एक सिंगल लेयर्ड होती है, थिन लेयर्ड मेम्ब्रेन, हम इसको बोलते हैं थिन लेयर्ड ये होती है। और अगर गैसेस एक्सचेंज करनी है तो क्या होना चाहिए, इसका थिन लेयर ज़रूरी होना चाहिए, क्या हम बोले कि सिंगल लेयर इसका ज़रूरी होना चाहिए। और इसमें अभी ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई में आ गई, अभी इसकी मदद से वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो थिन लेयर है, तो गैसेस एक्सचेंज करने में हमको बहुत हेल्प होगी। गैसेस एक्सचेंज जो है वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो जाएगी ब्लड कैपिलरीज में। और जो ब्लड कैपिलरीज में जो आई है, क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड जो आया है वो जाएगा एल्विलाई में, और ऑक्सीजन जाएगी ब्लड कैपिलरीज में। यहाँ पर होती है गैसेस एक्सचेंज, और यही प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज होने का। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यही हमारा जो है अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि हम जो ब्रीथ करते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं हम, और उसमें कौन कौन से जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, या फिर हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम ब्रीथ इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, तो हमारे जो ये बोलने सॉरी जब हम इसे पढ़ने के लिए आपको ये पहले एक प्रिंसिपल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एयर हमेशा जो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो बॉयल्स लॉ क्लास 9th में हमने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, दोनों में, कि बॉयल्स लॉ है, उसमें क्या हो जाता है कि अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और अगर प्रेशर कम हो जाए तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इसमें भी जो हमारी ब्रीथिंग है उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। वो कैसे, जब हम जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, हम रिप्स की जो हमारी मूवमेंट है उसको हम एक यूएफओ, एक शॉर्ट फॉर्म की तरह, एक नेमोनिक की तरह हम इसको याद कर लेते हैं कि यूएफओ का अपवर्ड, यूएफओ, यू मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी जो रिप्स जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, और एफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसके आगे क्या करती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि सीधा, और फिर यहाँ अपवर्ड फॉरवर्ड और आउटवर्ड।
पहले सीधा है, फिर यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में ये मूव कर जाती हैं जब हम इनहेलेशन करते हैं। ये याद रखिएगा कि हम जब इनहेलेशन करते हैं, जो हमारे रिब्स होती हैं और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वो पहले तो सीधा जाते हैं, फिर ऐसे ही आउटवर्ड डायरेक्शन में पहले अपर जाते हैं, अपर, और फिर फॉरवर्ड, और फिर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है रिब्स की मूवमेंट होती है। और इंटरकोस्टल मसल्स की भी सेम हो जाती है। और जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्राम जो है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर हम देखें कि ये तो इनहेलेशन का हो गया, अभी हम देखें कि जो एक्सपायरेशन है, या फिर हम बोलें कि सॉरी, एक्सपायरेशन जो है उसमें क्या हो जाता है, एक्सहेलेशन में क्या हो जाता है। एक्सहेलेशन में देखें तो एक्सहेलेशन में जो है वो वापसी से आ जाती है। जो जब हम क्या करते हैं, इनहेलेशन जब हम करते हैं तो हमारी जो अपवर्ड ब्रिप्स जो है मूव करती हैं, तो लंग्स में क्या है, लंग्स में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये अपने पढ़ा होगा अभी भी कि वॉल्यूम, अगर लंग्स का हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। और उसके बाद अगर हम आए तो जो एक्सहेलेशन होती है, सॉरी, एक्सहेलेशन जो होती है उसमें डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है। अभी यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ कि जब एक्सहेलेशन होती है, एक्सहेलेशन, तब क्या होता है, तब हमारे जो लंग्स में वॉल्यूम जो होता है वो लो प्रेशर हो जाता है। सॉरी, लंग्स का जो वॉल्यूम है, हवा अगर आई है अंदर तो बाहर उसको मूव करने के लिए जो लंग्स का वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए। तो ये रिब्स और डायफ्राम अगर रिलैक्स जब हो जाते हैं तो हमारी जो रिब्स है, सॉरी, लंग्स जो है उनमें से जो वॉल्यूम है उनका जो वो डिक्रीज हो जाता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो हायर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और हायर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो हवा है, जो एयर है, वो अपर डायरेक्शन में मूव करती है, वो दोबारा से हमारे नाक से जो है वो बाहर निकल जाती है। ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, आई होप। इन तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लंग्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।